हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे धान की खेती के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पैडीज क्रॉप्स के बारे में। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, धान की खेती के बारे में आज हम पढ़ेंगे। धान की खेती से जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको देखेंगे। आज पूरा धान की खेती को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिए। आप जहाँ भी एग्जाम्स देंगे आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, कुछ धान की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। धान का बॉटनिकल नेम होता है धान का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक है। धान किस फैमिली का फसल है तो ग्रेमनी, एक घास कुल की फसल धान है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम की संख्या होती है 24, 2n पे होता है 24। और ओरिजिन प्लेस यानी धान का उत्पत्ति स्थान एंडोवर्मा। धान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70% पाई जाती है। धान में अगर प्रोटीन पूछा जाए तो 6 to 7, 6 से 7%। विश्व में धान के कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। विश्व में कुल धान के 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि 2 की खेती की जाती है, बाकी 22 जो है जातियां जंगली रूप में है। बस 2 की खेती की जाती है और 22 जातियां जितनी हैं सब जंगली रूप में है। नेक्स्ट पर है IRRI, ठीक है। IRRI का फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और एक है CRRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक उड़ीसा अपने देश भारत में है। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस देश का आता है चावल के उत्पादन में, क्षेत्रफल की दृष्टि से किसका स्थान आता है तो अपना देश भारत का आता है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चावल होता है। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान चीन का आता है, ठीक है, चीन का आता है। भारत में प्रथम स्थान यानी भारत के अंदर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर थर्ड नंबर पर आपका आता है पंजाब। अब विश्व में सबसे अधिक चावल निर्यात कौन सा देश करता है? सबसे अधिक चावल निर्यात थाईलैंड करता है। सबसे अधिक चावल का निर्यात थाईलैंड करता है। टेस्ट वेट पैडी, मतलब अगर बासमती चावल का पूछा जाए कि टेस्ट वेट, यानी टेस्ट वेट में क्या होता है 1000, टेस्ट वेट में होता है 1000 दानों का भार, ठीक है। 1000 दानों का भार होता है। तो 1000 अगर बासमती चावल को अगर वेट किया जाएगा तो उसका वजन होता है 21 ग्राम, ठीक है। तो बासमती चावल का टेस्ट वेट कितना है तो 21 ग्राम है। राइस क्रॉप्स किस प्रकार की फसल है तो ये सेल्फ पोलिनेटेड एंड शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इसे अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर राइस के लिए पूछा जाए बेस्ट बायो फर्टिलाइजर ऑफ राइस तो एजोला, एजोला बेस्ट बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। क्लाइमेट तो क्लाइमेट उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान और अधिक वर्षा, चावल के लिए उच्च आर्द्रता और उच्च तापमान और अधिक वर्षा चाहिए होता है, ठीक है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना चावल के लिए होता है तो 22 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फूल आने के लिए देखा जाए तो फूल आने के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब मृदा के बारे में देख लेते हैं। तो जो कि धान की खेती भारी दोमट मृदा और अच्छी जल निकास वाली चिकनी मृदा, कंकड़ीली मृदा, पथरीली और क्षारी हल्की दोमट मृदा में खेती की जा सकती है अच्छी प्रकार से। अगर मृदा का पीएच मान पूछा जाए तो 4 से 6 के बीच में उपयुक्त रहता है। यानी धान की खेती उस मृदा में की जाती है जिसका पीएच मान 4 से लेकर 6 के बीच में हो। एसआरआई विधि का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये श्री विधि का फुल फॉर्म होता है। श्री विधि का सबसे पहले प्रयोग मेडागास्कर 1983 में हेनरी डेलाउनी ने किया था, ठीक है। श्री विधि में उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाती है तो श्री विधि का प्रयोग करने से उत्पादन में करीब
50 to 90%, 50 से लेकर 90% तक वृद्धि होती है उपज में। ठीक है। भारत में श्री विधि का प्रयोग किस राज्य में सबसे पहले किया गया, पूछा जाए भारत में श्री विधि का प्रयोग किस राज्य में सबसे पहले किया गया, तो आंसर इसका होगा आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले श्री मेथड प्रयोग में लाया गया। होलिंग परसेंट अगर पूछा जाए, होलिंग परसेंट कितना होता है, तो 70 to 75%। धान की प्रथम विकसित किस्म, धान की प्रथम विकसित किस्म TN1 है। ठीक है। कुछ वेराइटी देख लेते हैं, धान की कुछ प्रजातियों के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले है आपका, पहला है अर्ली यानी कि अगेती प्रजातियाँ। ठीक है। अगेती प्रजातियाँ कुछ हैं। अगेती प्रजातियाँ में आपका साकेत, गोविंद, नगीना, रत्ना, कावेरी, ये सब उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। ठीक है। साकेत, गोविंद, नगीना, रत्ना, कावेरी ये उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं, जो कि अर्ली प्रजातियां यानी कि अगेती बुआई के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है। कुछ मीडियम प्रजातियां देख लेते हैं। पंत धान 1, पंत धान 4, पंत धान 6 और पंत धान 10, ये मतलब आपकी मीडियम यानी मध्यम वर्गीय किस्में हैं। जलमग्न क्षेत्रों की प्रजातियां। ठीक है। कुछ जलमग्न क्षेत्रों की प्रजातियां हैं जो कि जहाँ पर जल जमाव की समस्या अधिक होती है वहाँ पर ये प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। तो पहली है आपकी जलमग्न, उस प्रजाति का नाम है जलमग्न है। फिर उसके बाद मधुकर, चकिया 49, जलप्रिया, जलप्रिया TCA 177, जो TCA 177 जलप्रिया कहा जाता है, ये करीब 1 से लेकर 6 मीटर गहरे पानी के लिए उपयुक्त है। ठीक है। सूखा, कुछ सूखावरोधी प्रजातियां हैं, N22, बाला एंड कावेरी। ठीक है। ऊसर भूमि की प्रजातियां साकेत 4, ऊसर 1, जया, IR 24। संकर प्रजातियां हैं KRH2, DRRH1, UPRH 27। कुछ नई किस्में को देख लीजिए। धान की जो न्यू वेराइटीज निकाली गई हैं, पहला है नरेंद्र धान 359, महामाया, दूसरा नाम महामाया, तीसरा है बिरसा, चौथा बासमती और एक झेलम चेनाव। ठीक है। टाइप ऑफ कल्टीवेशन, टाइप ऑफ कल्टीवेशन पैडी, पैडी में कैसे कल्टीवेशन किया जाता है देख लेते हैं। तो ये है आपका, ये है लो लैंड कल्टीवेशन। लो लैंड में किस प्रकार कल्टीवेशन किया जाता है, तो पहला इसमें फर्स्ट मेथड है पडलेट सॉइल कल्टीवेशन, इसमें आपको खेत की जुताई करके पाटा लगा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटिंग में, ट्रांसप्लांटिंग मेथड में आपका नर्सरी तैयार की जाती है। पहले एक पौधशाला में नर्सरी तैयार की जाती है ट्रांसप्लांटिंग में। तो नर्सरी तैयार करने की कई विधियां होती हैं। एक डेपोंग विधि होती है जिसमें यह मनीला फिलीपींस में विकसित की है। इसमें सीड को 10 से 12 घंटे तक भिगोते हैं, उसके बाद करीब 1/2 यानी कि आधा सेंटीमीटर की चादर, मतलब आधा सेंटीमीटर मोटी परत में बीज को भिगो कर फैला देते हैं। उसके बाद उसको नमी बनाए रखने के लिए उस पर भूसा या पुआल डाल के पानी का छिड़काव करते रहते हैं। जब उसमें से पौधे 5 से 6 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो उसे खेत में रोपाई कर देते हैं। जब खेत में रोपाई की जाती है तो खेत में 5 से 6 सेंटीमीटर पानी होना अति आवश्यक होता है। इसमें पौधे करीब 10 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। डिपोंग मेथड में 11 से 14 दिन में पौधे तैयार होकर रोपाई योग्य हो जाते हैं। एक डायरेक्ट सीडिंग मेथड होता है, इसमें डायरेक्ट खेत में बीज को छिड़क दिया जाता है। इसमें एक ब्रॉडकास्टिंग होता है, डायरेक्ट खेत में छिड़ जाता है, एक लाइन से लाइन में बुआई की जाती है। अनपटेड सॉइल कल्टीवेशन में होता है बाई सीड ड्रिल द्वारा। एक सीड ड्रिल होता है, इसमें सीड ड्रिल में आपको सीड और आप चाहिए तो फर्टिलाइजर एक साथ मिक्स करके बुआई कर सकते हैं। इसमें दूरी को नियंत्रित किया जा सकता है, एक सीड ड्रिल कर यंत्र कर आता है। ब्रॉडकास्टिंग में उसी प्रकार छिड़क कर बुआई की जाती है। अब अपलैंड कल्टीवेशन में आपका ऊंचे वाली भूमियों में, लो लैंड में होता है जो खाल की भूमियाँ होती हैं जहाँ पर जल जमाव की समस्या हो जाती है। अपलैंड में होता है जो ऊंची भूमियाँ हैं जहाँ पर जल अधिक मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। उसमें पहला ड्रिलिंग मेथड होता है, सेकेंड नंबर पर आता है
ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में वही थोड़ा मतलब ब्रॉडकास्टिंग में भी छिड़काव किया जाता है, सीधे बीज को खेत में छिड़क दिया जाता है। ड्रिलिंग में एक होल बनाया जाता है, उसमें फिर बीज को डालकर उस पर से मिट्टी चढ़ा दी जाती है, मिट्टी से हल्का से ढक दिया जाता है। नेक्स्ट है सोइंग टाइम्स, बुआई कब की जाती है। अगर धान की बुआई के बारे में देखा जाए तो धान की बुआई 3 मौसम में की जाती है विभिन्न स्थानों पर। अब ये है ईयरली बुआई, जिसे हम धान में अस और अस अटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी बुआई मई से जून में की जाती है, मई से जून में की जाती है। अर्ली जो अगेती बुआई होती है धान की, मई से जून में की जाती है। और एक रेनी सीजन का बुआई होता है, जो इसे अमन और विंटर राइस के नाम से जाना जाता है, इसे जून से जुलाई में बुआई की जाती है। और एक समर राइस जो गर्मी की राइस होती है, बोरो स्प्रिंग, इसे हम नवंबर से दिसंबर में बोते हैं। ये करीब जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इसे जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये गर्मी की फसल होती है, इसलिए इसे जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्य में इसे इसकी खेती की जाती है। अगर रैनी सीजन का देखा गया तो ये पूर्वोत्तर भारत में इसकी खेती अधिक की जाती है। ठीक है, और इसके सीड रेट के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। सीड रेट के बारे में, अगर छिड़काव विधि से अगर हम इसकी बुआई करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 100 किलोग्राम बीज उपयुक्त होता है। अगर हल के पीछे बिहाइंड ऑफ प्लाउ, अगर हल के पीछे में अगर बुआई करते हैं तो 60 kg 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। नेक्स्ट है, अगर नर्सरी में कितना बीज लगता है तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी विधि में लगता है। 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी उपयुक्त होती है 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए। एक हेक्टेयर की बुआई के लिए 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी उपयुक्त होती है। अगर सिंचाई की कुछ सिंचाई पूछ लिया जाए तो सिंचाई की मुख्य रूप से 3 क्रांतिक अवस्था आपकी देखने को मिलती है। थोड़ा राइस क्रॉप में एक बूटिंग स्टेज, एक टिलरिंग स्टेज, एक मिल्किंग स्टेज होता है। सबसे क्रांतिक अवस्था आपकी बूटिंग स्टेज आती है। अगर इसमें आप धान में सिंचाई अगर नहीं देते हैं, अगर धान में अगर जल नहीं रहता है तो आपकी फसल खराब हो सकती है, करीब 50 to 60% आपकी फसल नष्ट हो सकती है। सेकेंड टिलरिंग स्टेज आता है, इसमें कल्ले निकलते समय जो मतलब बाल निकल जाता है। मिल्किंग स्टेज में जब जब धान की फसल में दुग्ध बन जाता है उस समय भी सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ उर्वरक देख लेते हैं धान की फसल में। तो धान की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और फास्फोरस देख लिया, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 40 किलोग्राम पोटास। कुछ मुख्य खरपतवार जो कि धान की फसल में लगते हैं, पहला है सावा, सेकेंड है मकरा, थर्ड नंबर पर कोदो और मोथा, सफ़ेद गुड़ इत्यादि जो खरपतवार होते हैं धान की फसल में देखे जाते हैं। अगर इनके कंट्रोल की बात किया जाए तो बूटाक्लोर का 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 दिन के बीच में छिड़काव कर कर आप नियंत्रित कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग टाइम कितने दिन में धान की फसल काटने योग्य हो जाती है तो करीब 100 से 150 दिन में, डेट आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई से लेके कटाई का समय करीब 100 से 150 दिन का होता है। कब की जाती है, जब बालियाँ निकलने के करीब 25 से 30 दिन बाद की जाती है। कुछ रोग के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज जो है धान की फसल में। पहला है धान का ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी, धान का भूरा चित्ती रोग। दोस्तों इसे आप इस डायग्राम को आप वीडियो में देख सकते हैं। जो इसके सिम्टम होते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, इसके पूरे पत्ती पे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके अगर कंट्रोल को देखा जाए तो कंट्रोल के लिए थीराम, कैवेंडाजीन या इंडोसल्फान इंडोफिल M45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा, ठीक है, 2.5 kg मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। सेकेंड रोग है आपका ब्लास्ट, धान का झोंका रोग। ये धान का झोंका रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक से लगता है। ठीक है, धान का झोंका रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक से लगता है। इसके सिम्टम में निचले धान के पत्ती के निचले भागों पर छोटे छोटे और नीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसका सिम्टम भी आप वीडियो में अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजी का
सॉरी दोस्तों, हाँ, पायरोक्लोराइजी जो धान का ब्लास्ट जोखा रोग होता है, इसके कंट्रोल के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसके कंट्रोल के लिए कैप्टान चाहे बेवेस्टीन 2.5 ग्राम की दवा का प्रति किलोग्राम बीज का उपचार कर सकते हैं। एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, ठीक है, एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है जिसे जेंथोमोनास ओराइजी से लगता है, बैक्टीरिया द्वारा लगता है। इसके लक्षण में पत्तियां सूख जाती हैं, पत्तियां पर धारियां बन जाती है, पत्तियों पर आप वीडियो में देख सकते हैं, पत्तियां जो होती हैं लंबी लंबी सूख जाती हैं, पुआल के आकार, पुआल जैसे एकदम हो जाती हैं, सूख लेने लगती है, कड़ा होकर सूख जाती हैं। इसके अगर कंट्रोल को देखा जाए तो इसे कंट्रोल के लिए बीज को सीडोमोनास फ्लोरोसेंस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करते हैं बुआई से पहले। अगर खड़ी फसल में ये रोग जब दिखाई देने लगे तो ब्लाइटॉक्स 50 की 2.5 किलोग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम दवा 80 से लेकर 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अगर पूछा जाए कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की खोज किसने की थी, तो वाई.एल. नेरे ने 1966 में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए टुंगरू वायरस जो होता है ये सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ठीक है। पान सूखा रोग एक होता है जो नाइट्रोजन की कमी से धान में देखा जाता है। अकोची होता है जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होता है। कुछ इंसेक्ट होते हैं धान में, कुछ इंसेक्ट लगते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। कीट, पहला कीट होता है गंधी बग। धान के दाने में दूध अवस्था आने पर लगता है। जब धान में दूध अवस्था आ जाती है तो उस समय दाने में लगता है। ये एक टिड्डी होती है, इसके कंट्रोल के लिए मैलाथियान का छिड़काव किया जाता है। ये हानिकारक होता है, बहुत हानि पहुंचाता है। सैनिक कीट, ये कीट एक साथ मिलकर आक्रमण करते हैं, जो कि रात में लगभग आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट है उपज। पूछा जाए तो उपज क्या होती है? इसकी उपज होती है आपकी, ये देसी उपज होती है। छिड़काव विधि से अगर हम बुआई किए हैं तो उसकी उपज होती है 15 से लेकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर अगर छिड़काव विधि से अगर हम बुआई किए तो। अगर 79 अगर प्रजातियाँ अगर प्रयोग किए हैं तो उसकी पैदावार होती है 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 40 से 50 कुंटल। अधिक उपज देने वाली कुछ प्रजातियां हैं, उसके नाम पहला है अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का नाम होता है पूसा बासमती 2 है, ठीक है। अब इसमें सबसे अधिक उत्पादकता किस देश की है? तो जापान की है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, मतलब अगर जल की अधिक, मतलब धान की फसल में जल की अधिक आवश्यकता कब होती है तो कौन सी स्टेज है? तो बूटिंग स्टेज आता है। धान के फल को किस नाम से जाना जाता है? तो करियोप्सिस के नाम से धान की फसल को जाना जाता है। नेक्स्ट है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। डिपोंग विधि में धान का बीज दर कितना होता है? तो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। धान की प्रथम बौनी किस्म जया है। संकर धान का बीज दर होता है 6 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। विक्रम प्रजाति होती है जो कि टुंगरू वायरस के लिए प्रतिरोधी है, ठीक है दोस्तों। विक्रम नाम की प्रजाति टुंगरू वायरस के लिए प्रतिरोधी है। एक अजय प्रजाति धान की है जो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी होती है। ब्राउन, अगर पूछा जाए बाउल ऑफ राइस, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए